हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु एवं अधातु। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और दोस्तों बहुत अच्छे से आप लोगों को चैप्टर समझ में आ जाएगा। सारा ध्यान आप लोगों को इधर रखना है। इस टेलीग्राम चैनल से आप लोग कनेक्ट हो जाइए दोस्तों, साइंस बाय नीरज सर पे, जहां पर आप लोगों को सारी क्लास की अपडेट मिलती रहेगी। और दोस्तों जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए आप लोगों का शुरू हो चुका है। बायोलॉजी इसमें शुरू हो चुकी है। और दोस्तों जो भारतीय नववर्ष आ रहा है, जो नवरात्र आ रहा है, उस पर मैं आप लोगों को इसमें बहुत बेहतरीन डिस्काउंट देने वाला हूं। तो एक दो दिन का आप लोग इसमें वेट रखिए, ठीक है? तो आप लोग ज्वाइन कैसे कर सकते हैं अभी मैं बोलूंगा, अभी ज्वाइन मत करो, एक दो दिन में मैं आप लोगों को 1 तारीख से इसमें एक महा ऑफर शुरू होने जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, धातु एवं अधातु। देखिए दोस्तों, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे पास में अभी वर्तमान में टोटल 118 तत्व है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। अब दोस्तों इनमें से कुछ तो है मेटल यानी धातु और कुछ है नॉन मेटल यानी अधातु। क्वेश्चन आता है कि सर हम कैसे पहचाने कौन धातु है कौन अधातु है? तो आज की क्लास में आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, निश्चिंत आप लोग रहिए। तो दोस्तों जो हमारे पास में 118 तत्व है ना, इसमें से आप लोगों के कुछ तो है मेटल्स यानी कुछ इसमें धातु है, कुछ है आपके नॉन मेटल्स यानी अधातु, और कुछ तत्व ऐसे भी है जिनमें कुछ विशेषता तो धातु जैसी होती है, कुछ अधातु जैसी होती है। तो उसको हम लोग बोल देते हैं मेटलॉइड, हिंदी में उपधातु। आ गई बात समझ में? जैसे दोस्तों अगर हम लोग बात करें, इस टेबल में टोटल 118 तत्व आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें से ये जो नीले कलर के डब्बे हैं ना, ये सारे आप लोगों के मेटल है यानी धातु है। दोस्तों ये जो लाल कलर के आप लोग डब्बे देख पा रहे हो, ये है नॉन मेटल यानी अधातु। और ये जो ग्रीन कलर के कुछ देख पा रहे हो, इनमें कुछ विशेषता धातु जैसी होती है, कुछ अधातु जैसी होती है, इसको बोलते हैं उपधातु। अब आप लोग क्वेश्चन करोगे कि सर ऐसे क्या मुझे रटने पड़ेंगे क्या? नहीं, आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग बस मेरी बात को ध्यान से समझना। चलिए अब सर जैसे एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल, आप लोग मुझे बताओ, आयरन क्या एक मेटल है या नॉन मेटल है? लोहा, साउंड नहीं आ रहा है, हेलो चेक करो दोस्तों, क्या साउंड वगैरह आ रहा है क्या? एक बार प्लीज चेक करिए, बताओ क्या साउंड आ रहा है क्या? एक बार मुझे बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए साउंड वगैरह आ रहा है? बिल्कुल सही है, आगे चले। चलिए ठीक है। हां दोस्तों हम लोग बात कर, अच्छा मुझे बताइए, आयरन क्या है? एक मेटल है। दोस्तों गोल्ड क्या है? एक मेटल है, सोना। दोस्तों कॉपर क्या है? एक मेटल है। आपके घर में आपने एल्यूमिनियम देखा होगा, वो भी क्या है? एक मेटल है। आ गई बात समझ में? चलिए और हम लोग और एग्जांपल बताएंगे। दोस्तों सिल्वर क्या है? मेटल है। तो आप इनमें कुछ कॉमन देख पा रहे हो क्या? आपने क्या ऐसा सोचा कि आपने इसको मेटल बोला? अभी ये कुछ एग्जांपल ध्यान रखिए, अभी हमको पता पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज होती है मेटल में, सब में कॉमन क्या होता है, ठीक है? आ जाओ। नॉन मेटल की अगर हम लोग बात करें तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहां पर आप लोगों को लिख देता हूं, कुछ ही एग्जांपल, ज्यादा नहीं लिख रहा, अभी आगे हम लोग समझेंगे। जैसे हाइड्रोजन एक आपका नॉन मेटल है, ऑक्सीजन जो है वो एक नॉन मेटल है। आगे बात समझ में? और कुछ आपके तत्व ऐसे होते हैं जिनमें कुछ विशेषता धातु की होती है, कुछ अधातु की होती है, उसे बोलते हैं उपधातु। दोस्तों दो फेमस एग्जांपल आप लोग ध्यान रख लो, बहुत फेमस है, बहुत बार पूछे जाते हैं। एक तो आप लोगों का सिलिकॉन हो गया, एक आप लोगों का जर्मेनियम हो गया। ये दोनों एग्जाम्पल्स आप लोग ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा आप लोगों से पूछे जाते हैं। जब भी उपधातु का पूछा जाएगा ना, ये दो एग्जाम्पल आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों जैसे बताओ कौन सा तत्व एक उपधातु है, बताइए। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, प्लीज दो एग्जांपल तो आप लोग याद रखो, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और जर्मेनियम का सिंबल जो होता है वो ये होता है। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आ जाइए, बताइए इनमें से कौन सा आप लोगों का अर्ध धातु है? अर्ध धातु सेमी मेटल किसको बोलते हैं? उपधातु को ही बोलते हैं, मेटलॉइड को ही बोलते हैं, बताओ।
तो दो एग्जाम्पल तो आप लोग प्लीज ध्यान रखिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम। आ गई बात समझ में? चलिए ठीक है। अब सर कुछ और एग्जाम्पल बता दीजिए ना मेटल नॉन मेटल्स के। देखो जैसे दोस्तों आयरन लोहा ये एक मेटल है, सिल्वर एक मेटल है, गोल्ड एक मेटल है, ठीक है। चलिए सर नॉन मेटल के भी कुछ और एग्जांपल बताइए। कार्बन एक नॉन मेटल है, सल्फर एक नॉन मेटल है, फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, ठीक है। चलिए सर मेटलॉइड यानी उपधातु के भी कुछ एग्जांपल बता दीजिए ना। सिलिकॉन मैंने बताया ही, जर्मेनियम मैंने बताया ही, एक एग्जांपल और ध्यान रख लो, आर्सेनिक। अब क्वेश्चन फिर से यही आता है कि गुरुजी एग्जाम में पूछ लिया गया, मान लो फॉर एग्जाम्पल टिन, ये एक तत्व है कि ये एक मेटल है, ये नॉन मेटल है, मेटलॉइड। तो दोस्तों दो तरीके होते हैं, एक तो आप लोगों को सीधे एग्जाम्पल से याद रहे, या दूसरा तरीका आप लोगों को पहचानना आ जाए कि मेटल में ये चीजें होती है, नॉन मेटल में ये चीजें होती है, तो आप लोग उससे भी पता लगा सकते हो कि ये आपका मेटल है या नॉन मेटल है। तो क्या मैं प्रॉपर्टीज बता दूं, मेटल्स में क्या देखने को मिलेगा, नॉन मेटल्स में क्या देखने को मिलेगा, क्या मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज बता दूं, क्या इनकी विशेषता बता दूं, क्या मेटल में कौन कौन सी विशेषता देखने को मिलेगी, नॉन मेटल में कौन कौन सी विशेषता देखने को मिलेगी? बिल्कुल सर, आ जाइए। तो थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, मेटल में क्या देखने को मिलेगा, नॉन मेटल में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों दिखने में कैसे होते हैं, अपीयरेंस कैसा होता है, मेटल दिखने में कैसे होते हैं, नॉन मेटल दिखने में कैसे होते हैं। आ जाइए, सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों मेटल की, तो ये आपके थोड़े शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं। इनका अपीयरेंस कैसा होता है, ये दिखने में आपके शाइनी होते हैं। जैसे गोल्ड क्या थोड़ा चमकदार होता है क्या, सिल्वर चमकदार होता है क्या, बताओ बताओ, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं ना वो शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों नॉन मेटल की, अधातु की, तो वो चमकदार नहीं होते हैं, वो बिल्कुल डल होते हैं, है ना, बिल्कुल भी चमकदार नहीं होते। लेकिन दोस्तों एक इसका अपवाद है, एक इसका अपवाद है, जो आयोडीन होता है ना वो एक नॉन मेटल है, एक अधातु है, लेकिन वो क्या होता है, चमकदार होता है। तो ध्यान रख लीजिएगा, कई बार आप लोगों से पूछा जाता है ऐसा कौन सा अधातु है जो कि चमकदार होता है, शाइनी होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, आयोडीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब देखते हैं मेटल में कंडक्टिविटी ज्यादा होती है या कम होती है, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, पहले तो आप लोग समझो कंडक्टिविटी आपकी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है थर्मल कंडक्टिविटी, हिंदी में बोलते हैं ऊष्मीय चालकता। सर ये क्या होता है, आ जाइए। जैसे दोस्तों मैंने एक लोहे की रॉड ली, मैंने इसको गर्म करा, यानी मैंने इस वाले किनारे पे हीट दी, ऊष्मा दी। दोस्तों क्या कुछ समय में आप लोग देखोगे ये वाला किनारा भी गर्म हो जाता है क्या, यानी हीट ऊष्मा आपने यहां पर दी, ऊष्मा यहां तक पहुंच गई, यानी मैं बोलूंगा इस लोहे की ऊष्मीय चालकता अच्छी है, थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ये कौन, रंजीत पाल जी इधर पढ़ लो, कोई दिक्कत हो इस नंबर पे संपर्क कर लो। पढ़ने के अलावा फालतू के कमेंट करते रहते हैं सारे बच्चे, पता नहीं क्या क्या। मतलब यहां पर जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, केवल 50% बच्चे ही सीरियस होते हैं, बाकी के सारे कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई के अलावा सारी बात कर रहे हैं। क्लियर, इधर पढ़ लो। अब जैसे बात करें दोस्तों, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया आपने, इस वाले किनारे को गर्म करा यानी हीट दी, क्या दोस्तों ये वाला किनारा तुरंत गर्म हो जाएगा क्या, नहीं होता, आप देख लेना। यानी हीट यहां से यहां पर नहीं पहुंच पा रही। क्या मैं बोल सकता हूं कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी यानी ऊष्मीय चालकता बेकार है, बोल सकता हूं क्या, बोलो बोलो बोलो, यस। चलिए, तो थर्मल कंडक्टिविटी ऊष्मीय चालकता क्या होता है आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक होती है आप लोगों की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता। दोस्तों जैसे मुझे बताएंगे कॉपर का जो वायर होता है, क्या उसमें करंट फ्लो हो सकती है क्या,
हो सकती है ना, तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता अच्छी है। सिमिलरली लोहे के वायर में भी आपकी फ्लो हो सकती है। दोस्तों लकड़ी में फ्लो हो सकती है, लकड़ी में नहीं, तो मैं बोलूंगा इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जो आपकी विद्युत चालकता है, वो क्या है, बेकार है। आई होप आपको समझ में आया होगा कंडक्टिविटी यानी चालकता क्या होती है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन ये है कि जो मेटल्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है या नॉन मेटल्स की। देखिए दोस्तों मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है, थर्मल यानी ऊष्मीय चालकता भी अच्छी होती है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता भी क्या होती है, अच्छी होती है। जबकि नॉन मेटल्स की बात करी जाए, अधातु की बात करी जाए, तो ना ही इनकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, ना ही इनकी ऊष्मीय चालकता अच्छी होती है, ना ही आप इसकी विद्युत चालकता अच्छी होती। ठीक है, तो नॉन मेटल की आप लोग बात समझ में आ गई। तो सामान्यता नहीं, मतलब इनमें चालकता देखने को नहीं मिलती। लेकिन कुछ अपवाद है, कुछ अपवाद है दोस्तों। ये ग्रेफाइट, जब हम लोग कार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेफाइट जो होता है ना, वो कार्बन का ही बना होता है। और कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल अधातु, यानी ये अधातु का ही एक बना हुआ है। तो आप लोग बोलोगे कि सर इसमें तो करंट फ्लो ही नहीं हो सकती, क्योंकि नॉन मेटल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विद्युत चालकता बेकार होती है। लेकिन दोस्तों ग्रेफाइट जो होता है ना, काफी अच्छा विद्युत का चालक है। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। दूसरा अपवाद ध्यान से समझेंगे दोस्तों, जो डायमंड होता है ना, हीरा, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि हीरा कार्बन का ही बना होता है। और कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल यानी एक अधातु। तो अगर मैं बोलूं कि क्या इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ऊष्मीय चालकता अच्छी होगी क्या, तो आप लोग बोलोगे सर नहीं, क्योंकि ये तो अधातु का बना हुआ है। लेकिन दोस्तों डायमंड की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, जो ऊष्मीय चालकता होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। इवन दोस्तों मेटल से भी ज्यादा होती है। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट यानी ऊष्मा का सबसे बेहतरीन चालक कौन है, दोस्तों उसका आंसर क्या होगा, डायमंड होगा, हीरा होगा। अगर आप लोगों से पूछ ले कौन सा मेटल ऐसा है, कौन सा धातु ऐसा है जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, और ऑप्शन में डायमंड दे दे, तो क्या डायमंड पे टिक करना है क्या, नहीं, क्योंकि ये मेटल थोड़ी है, ये तो नॉन मेटल अधातु का बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। आ गई बात समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो मेटल और नॉन मेटल में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा है। मेटल में क्या देखने को मिलेगा, नॉन मेटल में क्या देखने को मिलेगा, बताइए, बताओ। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी। डक्टिलिटी को हिंदी में आप लोग लचीलापन, या दोस्तों इसका सही वर्ड जो होता है वो तन्यता होता है। तो तन्यता किसमें देखने को मिलेगी, मेलेबिलिटी किसमें देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन ये है कि डक्टिलिटी होता क्या है, यानी तन्यता होता क्या है। दोस्तों अगर आप लोग किसी को खींच खींच के वायर में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो आप लोग बोलोगे उसकी डक्टिलिटी यानी तन्यता अच्छी है। दोस्तों क्या ये जो आयरन है, लोहा है, लोहे के तार आपने देखे हैं क्या कभी, लोहे के तार देखे हैं क्या, बिल्कुल देखे होंगे। क्यों, क्योंकि लोहे को खींच खींच के हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी तत्व को आप लोग वायर में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तार में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो आप लोग बोलोगे उसकी डक्टिलिटी यानी तन्यता अच्छी है। तो क्या लोहे की तन्यता अच्छी है क्या, बिल्कुल। सिमिलरली दोस्तों गोल्ड के भी वायर बनाए जा सकते हैं, कॉपर के भी वायर बनाए जा सकते हैं, सिल्वर के भी वायर बनाए जा सकते हैं। यानी मैं बोल सकता हूं मेटल्स यानी धातु की डक्टिलिटी अच्छी होती है। क्या कभी आपने सुना है हाइड्रोजन का वायर,
ऑक्सीजन का वायर, नाइट्रोजन का वायर, सल्फर का वायर, आयोडीन का वायर। सुना है कभी? नहीं, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें डक्टिलिटी नहीं पाई जाती है। आगे ही बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मैलिबिलिटी यानी आघात वर्धनीयता। देखिए दोस्तों मैलिबिलिटी क्या होती है। जैसे दोस्तों ये लोहे का टुकड़ा है, अगर आप लोग किसी को ऊपर से ठोक के अगर उसको पतली शीट में कन्वर्ट कर पा रहे हो तो आप लोग बोलोगे कि इसकी मैलिबिलिटी यानी आघात वर्धनीयता अच्छी है, यानी इसको आघात करने पर इसका दोस्तों वर्धमान हो रहा है, मतलब इसमें वृद्धि हो रही है इसके एरिया में, तो आप लोग इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिबिलिटी यानी आघात वर्धनीयता। तो दोस्तों जो मेटल्स होते हैं उनमें उनकी डक्टिलिटी भी अच्छी होती है, उनकी मैलिबिलिटी भी अच्छी होती है। दोस्तों कभी आपने देखा होगा जो फूड होता है, जो भोजन होता है दोस्तों, जब हम स्कूल में टिफिन लेके जाते थे तो अपन सभी एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, एक ही प्रकार के। तो माताजी हमारे क्या करती थी, जो अखबार होता था न्यूज़पेपर वो लगा देती थी चारों ओर, बोलो। और कई बार तो देखते होंगे रोटी पे दोस्तों वो जो न्यूज है वो छप जाती थी, ये थोड़ा सा कलर आ जाता था। आगे बात समझ में। और दोस्तों आज क्या होता है, स्कूल में बच्चे जाते हैं ना तो उनका जो भोजन होता है, रोटी होती है, उसके चारों ओर एल्यूमिनियम की फॉइल होती है। तो देखो एल्यूमिनियम की फॉइल क्या है, एक एल्यूमिनियम की पतली चादर ही तो है, पतली शीट ही तो है। तो एल्यूमिनियम को पतली शीट में कन्वर्ट कर पाए, इसका मतलब एल्यूमिनियम की मैलिबिलिटी अच्छी है। तो जो मेटल्स होते हैं ना उनकी मैलिबिलिटी क्या होती है, अच्छी होती है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों मेटल्स में डक्टिलिटी भी देखने को मिलती है, मैलिबिलिटी भी देखने को मिलती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कौन सा ऐसा मेटल है जिसकी डक्टिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तन्यता सबसे ज्यादा होती है, बताओ। तो दोस्तों गोल्ड यानी सोने की जो डक्टिलिटी होती है, तन्यता सबसे ज्यादा होती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए ऐसा कौन सा मेटल है, ऐसा कौन सा धातु है जिसकी मैलिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो दोस्तों जो गोल्ड है ना, जो सोना है, इसकी मैलिबिलिटी आघात वर्धनीयता सबसे ज्यादा होती है। तो गोल्ड दोनों ही मामले में सबसे ऊपर है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, गुरुजी गोल्ड की मैलिबिलिटी इतनी अच्छी है तो फूड यानी भोजन को पैक करने में एल्यूमिनियम का क्यों इस्तेमाल कर रहा है, एल्यूमिनियम की चादर का, गोल्ड का करते ना। भाई साहब खाने से ज्यादा तो आप लोग मतलब इसका कितना महंगा हो जाएगा आपको पता है ये। चलो आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं नॉन मेटल्स। दोस्तों नॉन मेटल्स अधातु में आप लोगों को ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी, ना डक्टिलिटी ना मैलिबिलिटी। चलिए तो डक्टिलिटी क्या है मैं एक बार बता देता हूं, मैलिबिलिटी क्या है बताता हूं। डक्टिलिटी क्या है, अगर आप लोग किसी को स्ट्रेच कर पा रहे हो, वायर में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो इस विशेषता को डक्टिलिटी बोलते हैं। और मैलिबिलिटी क्या है, अगर आप लोग किसी को शीट में कन्वर्ट कर पा रहे हो, चद्दर में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो आप लोग क्या बोलेंगे, इसको मैलिबिलिटी। चलिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताएंगे। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है, इस विशेषता को क्या बोलते हैं, अगर आप लोग उसको वायर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो डक्टिलिटी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात समझ में आ जाओ। अब क्वेश्चन ये है सर कि मेटल की और नॉन मेटल की कई चीजें आप लोगों ने बता दी कि मेटल में क्या देखने को मिलेगा, नॉन मेटल में क्या देखने को मिलेगा। सर और भी कुछ चीजें बताइए, आ जाइए। दोस्तों मेटल्स जितने भी होते हैं ना वो रूम टेम्परेचर पे यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे कौन सी अवस्था में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठोस अवस्था में होता है। जैसे अगर आपके घर में दोस्तों लोहा पड़ा हो, आसपास में एल्यूमिनियम पड़ा हो, सारे ठोस अवस्था में है, या गोल्ड का आपने कुछ पहन रखा हो या कहीं पर रखा हो या माता जी ने पहन रखा हो, वो सब ठोस अवस्था में है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर पे। क्लियर है। हाँ अगर आप गर्म करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये लिक्विड स्टेट में ये भी आ जाएंगे, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे ये सॉलिड स्टेट में होते हैं।
तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। बस इसका एक अपवाद है दोस्तों, ये जो मरकरी होता है ना, ये भी एक मेटल है, धातु है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो आप लोगों के ठोस अवस्था में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ये जो मरकरी है वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। तो दोस्तों सामान्य तापमान पर जो मेटल्स होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। आ गई बात समझ में? लेकिन एक अपवाद है, मरकरी यानी पारा। तो पारे के अतिरिक्त जितने भी आप लोगों के मेटल्स होते हैं ना, नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर है? आ जाओ, ये पहली बात समझ में आ गई। आ जाओ दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं। सर ये तो मेटल्स के बारे में बता दिया, नॉन मेटल्स के बारे में बताइए, अधातु के बारे में। अधातु, तो दोस्तों जो अधातु होती है ना वो रूम टेम्परेचर, कुछ अधातु होती है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड यानी ठोस अवस्था में पाई जाती है। जैसे कार्बन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। सल्फर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। दोस्तों आयोडीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और दोस्तों मैक्सिमम जो नॉन मेटल्स होती है, अधातु होती है, वो रूम टेम्परेचर पर गैस अवस्था में पाई जाती है। जैसे आप लोगों का हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, एग्जाम में पूछ लिया आप लोगों से नाइट्रोजन क्या है, धातु है या धातु है? तो आपको पता है नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में पाई जाती है, तो मेटल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। बस एक मेटल ऐसा है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। आगे बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है? आ जाओ। चलिए दोस्तों, एक नॉन मेटल ऐसी है जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, तरल अवस्था में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पे। उसका नाम क्या है? ब्रोमीन। बाकी जितनी भी नॉन मेटल है या तो ठोस अवस्था में मिलेगी या गैसीय अवस्था में मिलेगी। आ गई बात समझ में? चलिए आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मेटल्स के बारे में। नेक्स्ट चीज, जितनी भी मेटल्स होती है ना काफी हार्ड होती है, कठोर होती है। जैसे दोस्तों आपके घर में अगर लोहा हो, आयरन हो, तो क्या आप लोग उसको नेल से उस पर स्क्रैच कर सकते हैं क्या? नेल से, अपने नाखून से उसको खरोच सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि काफी हार्ड है, कठोर है। तो जितनी भी मेटल्स होती है वो काफी हार्ड होती है, कठोर होती है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? लेकिन कुछ मेटल होती है, कुछ इस अपवाद भी है, कुछ मेटल इतनी हार्ड नहीं होती, काफी सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मेटल्स होती है ना जनरली क्या होती है, जितनी भी मेटल्स होती है हार्ड होती है, कठोर होती है। लेकिन दोस्तों इनकी कठोरता का स्तर अलग अलग हो सकता है। जैसे दोस्तों लोहा, निकल, कोबाल्ट, ये तो काफी आप लोगों की कठोर है ना। और कुछ मेटल्स ऐसी है जिनकी हार्डनेस काफी कम होती है, बहुत सॉफ्ट होती है वो। जैसे आप लोगों की सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। दोस्तों आप मुझे बताओ, लोहे को आप लोग चाकू से काट सकते हो क्या? चाकू से नहीं, क्योंकि काफी हार्ड है, कठोर है। लेकिन कुछ मेटल इतनी सॉफ्ट होती है आप लोग उनको चाकू से भी काट सकते हो, है ना। जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट को चाकू से काट सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा कठोर है। जबकि दोस्तों सोडियम को आप चाकू से काट सकते हो, पोटेशियम को चाकू से काट सकते हो, लिथियम को आप लोग चाकू से काट सकते हो, ये इतनी सॉफ्ट होती है। आगे बात समझ में? चलिए आ जाओ, चलो आ जाओ। दोस्तों कौन सी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट पे पाई जाती है रूम टेम्परेचर पे? तो जितनी, पहली बात तो मरकरी जो है, पारा है, वो एक मेटल है, धातु है, ना कि अधातु, ये हटाओ। कैल्शियम भी एक धातु है, मेटल है, ये भी हटाओ। और जितने भी नॉन मेटल्स होती है वो या तो आप लोगों को गैसीय अवस्था में मिलेगी या ठोस अवस्था में मिलेगी। बस एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा, जिसका नाम क्या है? ब्रोमीन है। आगे बात समझ में? चलिए आ जाओ।
उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काट सकते हो। दोस्तों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, इनको आप लोग चाकू से काट सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाओ, मेटल्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया, और भी कुछ चीजें कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की अच्छी कंडक्टर होती है, दोनों के अच्छे चालक होते हैं। अब दोस्तों एक ध्यान रखना, अगर आप लोगों से पूछा जाए कौन सी मेटल है जो कि सबसे अच्छी चालक है, ठीक है, तो चांदी और तांबा, चांदी और तांबा ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, दोनों के ही, इलेक्ट्रिसिटी के भी और हीट के भी, ठीक है। तो अब आप लोग क्वेश्चन में आएगा कि सर तांबे के ही वायर क्यों बना रहे हैं, चांदी की भी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी है, इसके वायर में भी सिर्फ करंट अच्छे से फ्लो हो जाएगी। दोस्तों बहुत ज्यादा महंगा आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्तों अब एक चीज ध्यान रखना, लेड जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं सीसा, क्या ये एक मेटल है क्या? बिल्कुल सर, ध्यान रखिएगा ये एग्जांपल, ठीक है। दोस्तों मरकरी यानी पारा, क्या ये एक मेटल है क्या? बिल्कुल। दोस्तों जितने भी मेटल होते हैं काफी अच्छे कंडक्टर होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, यानी ऊष्मा के भी और विद्युत के भी। तो मैं आपको पूछूं लेड और मरकरी क्या ऊष्मा के अच्छे चालक होंगे क्या? आप लोग बोलोगे मेटल है तो होने ही चाहिए, लेकिन दोस्तों ये दो अपवाद है, ये बहुत बुरे कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होते हैं। क्लियर है? चले आगे आ जाओ, चलिए आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों, लोहे को अगर मैं गर्म करूं, उसका तापमान अगर 50 डिग्री सेल्सियस पहुंचा दूं, तो क्या वो मेल्ट हो जाएगा क्या? ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी लिक्विड स्टेट में आ जाए, तरल अवस्था में आ जाए, उसको बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक। क्या लोहा 50 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो जाएगा क्या? यानी लोहे का मेल्टिंग पॉइंट गलनांक ज्यादा है। थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर करा, 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो क्या ये लोहा भाप में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? नहीं। वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी पदार्थ उबलना शुरू कर देता है उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक। यानी दोस्तों जितने भी मेटल्स है ना, उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही काफी हाई होते हैं। ऐसे नहीं 70 डिग्री सेल्सियस पे कोई मेल्ट कर जाए या 100 पे मेल्ट कर जाए। तो ध्यान रखना, जो मेटल्स होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? काफी ज्यादा होता है। क्लियर है? दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, दो मेटल ऐसे हैं कि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर कोई बताएगा क्या? 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों दो मेटल ऐसे हैं, एक है गैलियम, एक है सीजियम। देखो ध्यान रखना, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 29.77, यानी इतने टेम्परेचर पे, लगभग 30 पे ये मेल्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर मैंने इसको मेरी त्वचा पे रखा तो मेरी त्वचा का टेम्परेचर कितना है? 37 है, ज्यादा है ना, तो ये मेल्ट कर जाएगा। सिमिलरली दोस्तों सीजियम का भी मेल्टिंग पॉइंट देखो कितना कम है, लगभग 28 के आसपास है। तो अगर मैं त्वचा पे रखूंगा तो ये मेल्ट हो जाएगा। कि इसको मेल्ट होने के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए, मेरी बॉडी का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है। तो आपसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए ऐसे कौन से दो मेटल है जिनको त्वचा पे रखते ही या हमारे हाथ पे रखते ही या हमारी हथेली पे रखते ही पिघल जाते हैं, तो आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा, गैलियम और सीजियम। दोस्तों मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? आ जाओ। क्लियर है? आ गई बात समझ में? आ गई? अरे बात समझ में आई या नहीं आई? आ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं एक नई मेटल में एक अजीबोगरीब प्रॉपर्टी और देखने को मिलती है। दोस्तों जैसे रात को चुपचाप से आप किचन में जा रहे हो, चाय बनाने जा रहे हो, कुछ भी जा रहे हो पढ़ने के लिए, क्या नींद आ रही है, मैं सोच रहा हूं मैं चाय बना लूं। गलती से अगर दोस्तों कोई जैसे मान लो
एल्यूमिनियम की प्लेट नीचे गिर जाती तो बहुत आवाज आती है क्या? बहुत ज्यादा आवाज आती है क्या? बोलो। बर्तन कभी गलती से गिर जाते हैं तो बहुत आवाज आती है क्या? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो मेटल होते हैं ना, मेटल मेटल इनमें एक विशेषता होती है क्या? जब भी किसी ये सॉलिड यानी किसी ठोस सतह से टकराते हैं ना, तो ये क्या करते हैं? आवाज उत्पन्न करते हैं। क्लियर है? जैसे दोस्तों कॉटन जानते हो, रुई। अगर रुई को आप लोग गिरा दोगे, जब वो जमीन से टकराएगी तो क्या आवाज उत्पन्न होगी क्या? होगी क्या? नहीं। दोस्तों बनारस आने का मन है मेरा यार। वैसे मैं एक बार आ चुका हूं बनारस, और एक बार मैंने ऐसे, और मैं आपको एक चीज बताऊं, 2-3 साल पहले है ना, आ, मैं गया था कश्मीर। तो ऐसे ही मैं क्लास में बोल गया कि दोस्तों 2 दिन क्लास नहीं हो पाएगी, मैं 3-4 दिन क्लास नहीं हो पाएगी। उस समय एग्जाम भी नहीं थे, भर्ती, मतलब आपको पता है ग्रुप डी का एग्जाम 2019 की भर्ती आती है, 2022 में जाके पेपर हुआ है। तो 20-21 के आसपास में गया था, क्योंकि बहुत समय था। अभी तो खैर समय है ही नहीं, क्योंकि आरआरबी जेई का CBT2 आ गया, एएलपी CBT2 है, ग्रुप डी का एग्जाम है, अभी एएलपी का आ गया। तो मैंने सोचा यार कश्मीर के तो बच्चे सबसे कम होंगे, मतलब कश्मीर में कौन ही पढ़ता होगा, है ना। मेरे को ये लगता था बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, एमपी, झारखंड, यहाँ के बच्चे ज्यादा है। तो मैं ऐसे ही क्लास में बोल गया। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, कॉलिंग टीम के पास में इतने फोन आए कि सर हम कश्मीर से हैं, सर से मिलना चाहते हैं, सर से मिलना चाहते हैं। तो मतलब ये मतलब काफी अच्छा लगा। वहां पर भी लोग, जहां पर बहुत कम इंटरनेट का एक्सेस था उस समय, वहां पर भी लोग इतना पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, मतलब काफी खुशी हुई मेरे को। चलो आ जाओ। तो दोस्तों अब इस विशेषता को हम लोग बोलते हैं सोनोरस, यानी अनुनादपूर्ण या ध्वन्यात्मक। यानी दोस्तों जब कोई मेटल किसी सॉलिड सरफेस से टकराता है तो साउंड प्रोड्यूस करता है। नॉन मेटल में ऐसी चीज देखने को नहीं मिलेगी। जैसे आपने ऑफिस में कोई बेल देखी होगी, ऐसे बजाते हैं तो आवाज आती ना, क्योंकि अंदर ये भी क्या है, मेटल की ही सरफेस है। आगे बात समझ में? चलिए आ जाओ दोस्तों। अभी तक हमने जो बात करी थी वो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी की करी थी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? किसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये कठोर है या सॉफ्ट है। अब हम लोग बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की, कि सर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, अगर किसी मेटल को पानी में डाल देंगे तो क्या होगा। तो अब हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टी समझने वाले हैं। दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, मैं आपके सामने एक व्यक्ति को लाके खड़ा कर दूं, क्लियर है? क्लियर है? ध्यान से आप लोग समझना। मैं आपको बोलूं कि इस बच्चे को मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैथ्स का, प्रॉफिट एंड लॉस का। क्या यह बच्चा उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? बताओ। क्या आप जवाब दे सकते हो? एक कोई भी स्टूडेंट तो नहीं बोलूंगा, कोई एक, मैं 20 साल के व्यक्ति को मैं इधर ले आया, क्या वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? अब आप कैसे बोल सकते हो सर कर लेगा, या कैसे बोल लोगे? आपको उसके बारे में पता होना चाहिए ना। हो सकता है उसने आज तक कभी पढ़ाई ही नहीं करी हो, आज तक उसने कभी पढ़ाई नहीं करी हो, कभी जीवन में स्कूल ही नहीं गया हो, तो कैसे कर लेगा? तो क्या आपको इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए क्या? आप पूछोगे कि सर पहले मुझे इस व्यक्ति के बारे में बताओ। अगर मैं बोलूंगा कि भाई साहब 10वीं में 92% थे, 12th में ये था, एसएससी में कभी एग्जाम दिया क्रैक हो गया, आरआरबी एलपी का भी, टेक्नीशियन का भी हो गया, तब आप बोल दोगे भाई साहब कर लेगा तो सर जब इतना वो है। आगे बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो अगर आप लोग मेटल्स को समझना चाहते हो कि ऑक्सीजन की अभिक्रिया करने पर क्या करेगा, ये इसके साथ में अभिक्रिया करने पर क्या करेगा, तो मेटल्स के बारे में पता होना चाहिए ना। तो आइए मेटल्स के बारे में थोड़ा सा जाने। जी गुरुजी जानते हैं, आ जाओ दोस्तों। सोडियम एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, ठीक है। मैंने आपको यह भी बता दिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 11 है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है। आगे बात समझ में? मैंने आपको बोला कि इन तीनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं।
आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है कि इसके एटम के, इसके परमाणु की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे, तीसरे में कितने आएंगे। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, यानी इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 11। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे में 8 रह सकते हैं, बचा हुआ एक अगली कक्षा में आ जाएगा। ये मैंने आपको बता चुका हूं ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यार, अब तो जल्दी जल्दी बता दो, बताओ क्लियर है दोस्तों। क्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। आगे बात समझ में। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। ठीक है सर, और एग्जांपल दो ना। ऑक्सीजन का ये होता है, कार्बन का ये होता है। क्लियर है, आगे बात समझ में। और दो एग्जांपल, नियॉन का ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये तीनों क्या है, आपके मेटल है, धातु है, ये सारे के सारे नॉन मेटल है, अधातु है। तो क्या कुछ कॉमन चीज देखने को मिल रही है क्या आपको? क्या मतलब इन मेटल्स में और नॉन मेटल्स में कुछ मतलब सारे नॉन मेटल जितने भी धातु है उन सब में कुछ कॉमन चीज देखने को मिल रही है क्या? या जितने भी मेटल्स है सब में कॉमन चीज देखने को मिल रही है क्या? क्या देखने को मिल रही है? कॉमन सेंस लगा के बताओ। देखो, सोडियम क्या चाहेगा? क्या इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। तो दो ऑप्शन है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आए या एक त्याग दे। तो जैसे एक त्याग देगा, तो एक त्यागना आसान है, 7 लाना आसान है। एक त्यागना आसान है, तो जैसे त्याग देगा इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बोलो हाँ है ना। सिमिलरली दोस्तों ये क्या करेगा? ये भी त्यागेगा, क्योंकि 5 लाना मुश्किल है, 3 त्यागना आसान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी मेटल्स होते हैं ना, जितने भी धातु होते हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की होती है। और जैसे इसकी प्रवृत्ति क्या होगी ऑक्सीजन की? ये क्या चाहेगा? कैसे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं, अधातु, उनकी प्रवृत्ति क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने की होती है। आगे बात समझ में। दोस्तों मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों इनके बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, और नॉन मेटल्स के बाह्यतम कोश में 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के मेटल और नॉन मेटल को पहचानने की एक टेक्निक और आ गई। अगर किसी के बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो मेटल्स है, और अगर किसी के बाह्यतम कोश में 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो नॉन मेटल्स है, अधातु है। क्लियर है क्या? तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं मेटल्स के बारे में कि मेटल्स के बाह्यतम कोश में आप लोगों को 1 से 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, 1, 2 या 3। क्लियर है? आ जाओ। दूसरी बात क्या है दोस्तों, इनकी क्या टेंडेंसी होगी क्या इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की? और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है 2,8,2। तो जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये स्टेबल हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जब कोई डोनेट करता है तो उस पर +2 आ जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है। जैसे दोस्तों सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, तो इसको क्या करना है? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। तो जैसे कोई 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, और जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। आ गई बात समझ में? आ गई। तो चलो यार ये क्वेश्चन बताओ, धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब क्या है? इन पे कैसा आवेश होता है? पॉजिटिव। क्यों होता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। तो मेटल्स लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन। दोस्तों धनायन को इंग्लिश में कैटायन बोलते हैं। क्लियर है? आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? क्लियर है? आगे बात समझ में? तो आज हम लोग यहां पर करेंगे, आगे की चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कब होगी दोस्तों? ये जो थ्योरी वाली क्लास होती है वो होती है मंडे टू फ्राइडे। दोस्तों सैटरडे कल हम लोग क्या करेंगे?
ग्रुप डी 2022 का जो पेपर हुआ था, टोटल 99 शिफ्ट थी, तो मैं उसके आप लोगों को सॉल्यूशन करवा रहा हूं। तो लास्ट सैटरडे को मैंने जो कराया था उसके आगे का मैं आप लोगों को कल करवाऊंगा। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, एएलपी सीबीटी 2 जो भी देने जा रहे हैं बच्चे, उनमें फिटर ट्रेड की क्लास मैं लगवाने वाला हूं, फिटर ट्रेड और डीजल मैकेनिक की संडे को, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए भी रेडी रहना। चलिए, हाँ, कल हम लोग पीवाईक्यू करेंगे ग्रुप डी 2022 के, ठीक है। चलिए, और दोस्तों इस पे एक बहुत बड़ा डिस्काउंट आप लोगों का आने वाला है, 1 तारीख से शुरू होगा। कितना होगा आज शाम को आप लोगों को यह पता पड़ जाएगा। 1 तारीख को इस पे एक ऑफर आएगा। आगे बात समझ में, नवरात्रा के उपलक्ष्य में आप लोगों को मैं बता दूं इस बैच में क्या विशेषता है। कंप्लीट थ्योरी बैच है, साथ में सारे क्वेश्चंस है, डेली लाइव क्लास होती है, 2024 के सारे क्वेश्चंस हम लोग इसमें सॉल्व कर रहे हैं। पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल है, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी, साथ में टेस्ट सीरीज भी फ्री है। तो साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए, कोर्स वाले सेक्शन में जब जाएंगे निर्माण बैच कॉम्बो आप कर लेना, उसमें चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। केवल साइंस का चाहिए तो केवल साइंस कर लेना, बाय नाउ आप लोग कर लेना, ठीक है। बाकी 1 तारीख को आप लोगों को एक मेजर ऑफर आने वाला है। थैंक यू सो मच।